चलिए सुनिए, अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक न्यू टॉपिक। और अभी तक इस करंट अफेयर्स का यह पहला टॉपिक है। क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो मेनली जो पहला टॉपिक हम लेते हैं इसमें, वो पहला टॉपिक हम इसमें लेंगे ब्रिक्स, यानी कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी एग्ज़ामों में, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रिक्स से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आया है। तो ब्रिक्स एक अच्छा टॉपिक है, हर बार कुछ ना कुछ इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो सबसे पहली बात यदि की जाती है, यदि कोई कहता है कि ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के बारे में हम पूरी डिटेल आपको देते हैं। ब्रिक्स से कुछ भी पूछ लिया जाए, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक, सुनो, सबसे पहली बात यही आती है कि वास्तविकता में ये ब्रिक्स है क्या। आखिर ब्रिक्स क्या है? कोई संस्था है, कोई सम्मेलन है, क्या है? तो सबसे पहले तो बात की जाए कि वास्तविकता में ये ब्रिक्स है क्या, तो हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ब्रिक्स वास्तविकता में क्या है। तो ब्रिक्स यदि देखा जाए तो बहुत समय नहीं बीता हुआ है, लगभग 1990 के दशक की बात है। कब की? केवल और केवल 1990। तो ध्यान रखना, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1990। बहुत सारे लोग इस सन को जानते होंगे, बहुत सारे लोग। तो ध्यान रखना 1990, यानी कि विश्व राजनीति की बात की जाए, यानी कि जो आपकी पूरा का पूरा विश्व है उसकी जो राजनीति की बात की जाए, देखते हो आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति पॉलिटिक्स, हर व्यक्ति राजनीति में लगा हुआ है। एक पक्ष जो खड़ा हुआ है वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की तरफ, जबकि दूसरा पक्ष खड़ा हुआ है चाइना यानी चीन की तरफ। तो ध्यान रखना है, यानी कि दो बड़े गुट वर्तमान में देखा जाए तो दो बड़ी महाशक्तियां, एक आपकी चाइना यानी चीन, दूसरा आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उस टाइम भी 1990 के दशक में भी देखा जाए तो 1990 के दशक में, तो 1990 के दशक से पहले भी दो पक्ष बड़े मजबूत हुआ करते थे। एक आपका वही संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा जो पक्ष है वो है सोवियत रूस। तो ध्यान रखना है कि जो दूसरा पक्ष था वो आपका था सोवियत रूस। तो ये आपका जो सोवियत रूस, यानी वर्तमान में अब यह सोवियत रूस ना रह के इसका विभाजन हो गया है और यह कई राज्यों में, यह कई देशों में, कई कंट्रीज़ में इसका क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। तो यह केवल बचा हुआ है अब रूस के ही क्या कर दिए गए और पार्ट कर दिए गए। तो 1990 के दशक में ध्यान रखना, 1990 का जो दौर था यह एक महत्वपूर्ण दौर था। एक तरफ तो आपकी सोवियत रूस संघ के विघटन के फलस्वरूप, यानी कि इस सोवियत संघ का जो विघटन था, यानी सोवियत संघ कहें या इसको हम यूँ कह सकते हैं सोवियत संघ या सोवियत रूस, यानी सोवियत संघ में ही आता है आपका रूस। तो सोवियत संघ में जो इसका विघटन किया गया, तो विघटन के फलस्वरूप रूस और भी अन्य कंट्री क्या हुई, बनी। तो ये 90 के दशक में सोवियत संघ का क्या होता है, विघटन होता है। और जब 90 के दशक में सोवियत संघ का विघटन होता है तो एक तरफ ध्यान रखना, एक तरफ तो वो कंट्री खड़ी हुई थी जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, यानी कि इस सोवियत रूस का जैसे ही विघटन होता है, यानी कि सोवियत संघ का जैसे ही विघटन होता है, तो एक तरफ यानी विघटन के फलस्वरूप कुछ ऐसे देश थे जो विकासशील थे और कुछ ऐसी कंट्री थी जो क्या हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। यानी कि कुछ डेवलप्ड कंट्री थी जो पूर्ण रूप से लगभग क्या हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ एक आपकी थी विकासशील देश, यानी कि जो अभी केवल डेवलप कर रही थी अपने आप में, तो जो जिनका विकास हो रहा था, लेकिन वो कंट्री, वो देश जो पूर्ण रूप से क्या हो चुके थे, विकसित हो चुके थे, जो डेवलप्ड हो चुके थे, लेकिन अभी इनमें क्या चल रहा था, डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्रोसेस में थी, यानी कि धीरे धीरे विकास यहाँ पर हो रहा था, धीरे धीरे डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा था। तो ध्यान रखना है आपको कि विकासशील तो विकसित आपका देखा होगा, अधिकतर जो देखते हो आप यूएसए, उसके आसपास की जितनी भी कंट्रियां हैं लगभग ये क्या थी, आपकी विकसित कंट्री थी। जबकि विकासशील देशों की यदि बात की जाए तो उस 90 के दशक में जो विकासशील कंट्री थी उनमें एक आपका क्या आता है, यही जिनकी अर्थव्यवस्था
पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, वह देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, लेकिन विकास की ओर क्या थे आपके अग्रसर थे। तो विकास की ओर आपके वो क्या थे अग्रसर, तो धीरे धीरे विकास की ओर वो क्या कर रहे थे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है, सबसे पहले जो विकासशील देश थे उन विकासशील देशों में जो पहला नाम निकल के आता है भारत, दूसरा नाम निकल के आता है चीन, यानी कि इन्हीं विकासशील कंट्रियों में पहला नाम निकल के आता है भारत, दूसरा नाम निकल के आता है चीन, और भी इनके साथ कंट्री थी। एक था आपका ब्राज़ील, ये ब्राज़ील भी आपका क्या था उस टाइम पर, ये ब्राज़ील भी आपका उस टाइम पर क्या था विकासशील कंट्री थी, इनमें विकास हुआ नहीं था, यानी अभी यहाँ पर जो राष्ट्र था या जो देश था उसमें जो अर्थव्यवस्था थी वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, यानी कि ये कंट्रियां विकास की ओर अग्रसर थीं। अब बात आती है इसी में कि जब ये कंट्रियां, इसके साथ एक कंट्री और आती है और वो आपकी आती है साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखना, एक कंट्री और आती है और वह आपकी क्या आती है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अब यदि कोई कहता है तो इसी में यदि देखा जाए तो इन सारे के सारे देशों के साथ, इन सारे के सारे देशों के साथ जब एक तरफ संपूर्ण राष्ट्र विकसित उस समुदाय में बट गया और दूसरा जो पूरा विश्व समुदाय है वो किस में बट गया, विकासशील राष्ट्रों में बट गया। और मेनली यदि देखा जाए तो ये सारी की सारी कंट्रियां, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, और एक आपका आता है रूस, क्योंकि सोवियत संघ से विघटन के परिणाम स्वरूप रूस क्या हो गया था उससे अलग, यानी सोवियत संघ के ही कई पार्ट कर दिए गए थे, उनमें एक था आपका क्या रूस। इतनी सी बात समझ गए। तो ये जो 5 कंट्री थी, अब इन 5 कंट्रियों को हम देखते हैं तो हुआ क्या, आपको केवल इतना ही इसमें याद रखना है कि ये पांचों की पांचों कंट्रियां अपनी अर्थव्यवस्था को उभारते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही थी, और अब इनको केवल और केवल ज़रूरत थी किसकी, अपने विकास को एक गति देने की, अपने विकास को एक गति देने की। तो ध्यान रखना 1990 के दशक में सोवियत संघ का विघटन होता है, एक तरफ विकसित कंट्री आ जाती हैं, दूसरी तरफ आपकी कौन सी कंट्री आ जाती हैं, विकासशील कंट्री। अब इनके आगे आपको क्या याद रखना है वो सुनो, ये तो आपकी विकासशील और विकसित कंट्री की बात हो गई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, वो सुनिएगा। दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो दूसरी तरफ जो बात की जाती है वो नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट बात आती है कि जैसे जैसे जो विकसित कंट्री थी, जो डेवलप्ड कंट्री थी, या जो जिनमें अभी विकास चल रहा था, यानी डेवलपिंग की प्रक्रिया इसमें क्या कर रही थी, चल रही थी। तो जो डेवलप्ड कंट्री थी वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विकसित, यानी कि जो विकसित नहीं थी, जो क्या थी आपकी केवल और केवल विकासशील कंट्री थी, यानी कि इनमें अभी विकास क्या कर रहा था, चल रहा था, यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी, जबकि इनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, पूर्ण रूप से उभर चुकी थी। अब होता क्या है, जब इन विकासशील देशों में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, इन विकासशील देशों में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या कर रही थी, तेज गति पकड़ रही थी। उसी टाइम ध्यान रखना, उसी टाइम संपूर्ण विश्व समुदाय में सन 2008, ये याद रखना, सन 2008, यानी कि धीरे धीरे जब देश की अर्थव्यवस्थाओं में, सभी देशों की अर्थव्यवस्था में उभार आ रहा था, चाहे वो विकासशील देश हों चाहे विकसित देश हों, 2008 में आती है विश्वव्यापी मंदी। और उस विश्वव्यापी मंदी में 2008 में क्या आती है, 2008 में आती है आपकी विश्वव्यापी मंदी। और जब 2008 में जो विश्वव्यापी मंदी आती है, उस विश्वव्यापी मंदी से ना तो विकसित राष्ट्र बच पाते हैं और ना विकासशील राष्ट्र। सभी लोग सोच रहे थे, पूरा विश्व समुदाय इस सोच में था कि विकसित कंट्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, विकसित कंट्रियों पर भी विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव पड़ा और अन्य कंट्रियों पर भी विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव पड़ा। तो अब इन समस्याओं से उभरने के लिए, चाहे वो विश्वव्यापी
कंट्री हो, चाहे वो विश्वव्यापी मंदी से उभरने के लिए, चाहे विकसित कंट्री हो, चाहे विकासशील कंट्री हो, जब 2008 की विश्वव्यापी मंदी छाती है तो 2008 की जैसे ही विश्वव्यापी मंदी छाती है, इस विश्वव्यापी मंदी से निपटने के लिए जो विकसित राष्ट्र थे, यानी कि यूएसए, उसके आसपास के जितने विकसित राष्ट्र थे, उन सभी ने मिल कर के एक अपना गुट तैयार कर लिया। और अपना गुट किस लिए तैयार किया? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना, जब विश्वव्यापी मंदी आ गई तो विश्वव्यापी मंदी से चाहे वो विकसित राष्ट्र हों, चाहे वो विकासशील राष्ट्र हों, दोनों के दोनों राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई? बिल्कुल की बिल्कुल चौपट, यानी कि अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई। तो दोनों राष्ट्रों ने, चाहे वो विकासशील राष्ट्र हों और चाहे वो विकसित राष्ट्र हों, इस अर्थव्यवस्था को, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक पटरी पर लाने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए, ध्यान रखना कि विकसित राष्ट्रों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए सभी विकसित राष्ट्र एक मंच पर एकत्रित हुए। और जब एक मंच पर विकसित राष्ट्र एकत्रित हुए तो उस मंच का उन्होंने नाम दे दिया G20। तो ध्यान रखना, कब कब G20 शिखर सम्मेलन होते हैं, कब कब G20 शिखर सम्मेलन नहीं होते हैं, इस टॉपिक को हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। बात समझ गए? तो विकसित राष्ट्रों के द्वारा तैयार किया गया G20, विकसित राष्ट्रों के द्वारा तैयार किया गया G20 किसके लिए? अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से एक सही ढंग से पटरी पर लाने के लिए विकसित राष्ट्रों के द्वारा तैयार किया गया एक मंच, उस मंच का नाम क्या था? G20। दूसरी तरफ था विकासशील राष्ट्र। अब जो विकासशील राष्ट्र थे वो सोचे कि अब हम क्या करें। तो विकासशील राष्ट्रों में मुख्य रूप से जो विकासशील राष्ट्र थे, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, रूस और आपका ब्राज़ील, ये 5 राष्ट्र आपस में आए। तो शुरुआत में 5 राष्ट्र नहीं, ये बाद में 5 राष्ट्र मिल गए, लेकिन जो बड़े बड़े विकासशील राष्ट्र थे जिनमें अर्थव्यवस्था उस देश की विकास कर रही थी, विकास की पटरी पर थी, वहाँ पर इन लोगों ने एक मंच तैयार किया। जिस प्रकार विकसित राष्ट्रों ने विश्वव्यापी मंदी से निपटने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक मंच तैयार किया, वह मंच G20 के नाम से जाना गया। ठीक उसी प्रकार विकासशील राष्ट्रों ने विश्वव्यापी मंदी से निपटने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक मंच तैयार किया और उस मंच का नाम दिया गया ब्रिक। उस मंच का नाम क्या दिया गया? ब्रिक। यानी कि उस मंच का नाम दिया गया क्या? BRIC, ब्रिक। और यही बाद में ब्रिक बदल गया किसमें? BRICS में। अभी बताते हैं कि कब ब्रिक ब्रिक्स में बदला, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अभी केवल इतना ही याद रखना है कि विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विश्वव्यापी 2008 की जो मंदी आई थी उससे निपटने के लिए जो एक गुट तैयार किया, उस गुट का नाम क्या रखा गया? G20। और इस जो विकासशील राष्ट्रों ने एक मंच तैयार किया, और ये कुछ नहीं, ये केवल मंच है, एक साझा रणनीतिक मंच है। किस प्रकार की रणनीतियाँ तैयार किया जाए, आपस में किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए ताकि हम इस विश्वव्यापी मंदी से उभर सकें। बात समझ गए? ठीक है। अब इसी में हम आगे इस G20 को पढ़ेंगे, इस ब्रिक्स के बाद पहले पढ़ते हैं इस ब्रिक्स को। बात समझ गए? क्योंकि अपने में जो भारत इस ग्रुप का सदस्य है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि 11वां शिखर सम्मेलन या 12वां शिखर सम्मेलन या 13वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे। चाहे वो सुपर टेट हो, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका, चाहे वो लेखपाल हो, करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ब्रिक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अब सीधे हम कहाँ को चलते हैं? ब्रिक्स की ओर। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात कि जो ब्रिक है वो क्यों तैयार किया गया। विकासशील राष्ट्रों ने विश्वव्यापी मंदी से निपटने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक साझा रणनीतिक मंच तैयार किया। उस मंच का ही नाम क्या रख दिया गया? ब्रिक। और यह बाद में ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। कैसे ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया वो हम आपको बताते हैं, सुनिए।
अब यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है सबसे पहले ब्रिक की। तो वास्तविकता में देखा जाए तो ब्रिक है क्या, वास्तविकता में देखा जाए तो ब्रिक है क्या, तो हम आपको डिटेल में इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए सुनिए, सबसे पहले इस ब्रिक की यदि बात की जाए तो किस प्रकार से ये ब्रिक तैयार हुआ, तो किस प्रकार से ब्रिक की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले इसी ब्रिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिक यानी कि वास्तविकता में यदि देखा जाए तो जो ब्रिक्स था या ब्रिक पहले था, बाद में ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो पहले तो ये केवल ब्रिक था, लेकिन बाद में एक कंट्री के और आने से इसका नाम क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। कैसे वो कंट्री कब आई, कैसे आई, वो सारी चीज़ डिटेल हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स, तो वास्तविकता में यदि देखा जाए कि ब्रिक्स है क्या, तो सुनो इस ब्रिक्स के बारे में, क्यों बनाया गया ये ब्रिक्स। तो ब्रिक्स आप खुद समझते हो, अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भारत, चाहे वो भारत हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो आपका चीन हो, चाहे वो आपका रूस हो, चाहे वो आपका ब्राज़ील हो, इन सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी। और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों ने एक साझा रणनीतिक मंच तैयार किया जिसका नाम दिया गया क्या, ब्रिक्स। तो इसमें याद क्या रखना है वो आपको समझना है, बस केवल सुनो। यदि कोई कहता है कि वास्तविकता में ब्रिक्स है क्या, तो वन लाइन के लिए यदि देखा जाए शीर्षक जो ऑप्शनल प्रश्न आपके उसमें बनते हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं, उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रिक्स है एक, तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो बस केवल यही चीज़ बार बार, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन पर इतना जोर दे रहे हैं कि वास्तविकता में ब्रिक्स है क्या। तो याद रखना है आपको, हम समझाते हैं कि ब्रिक्स है क्या। तो सुनिए, ये सारे के सारे देश क्या थे, तो सुनिए ब्रिक्स, तो भौगोलिक सीमाएं, सुनिए जरा क्या होती हैं भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाओं से परे मतलब, भौगोलिक सीमाएं मतलब किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, कोई भी देश है उसकी जो भौगोलिक सीमा है वो भौगोलिक मतलब, जैसे भारत है उसकी एक सीमा निर्धारित है, उत्तर में कितनी डिग्री, उत्तर में कहाँ तक है भारत का विस्तार, पश्चिम में कहाँ तक है भारत का विस्तार, दक्षिण में कहाँ तक है भारत का विस्तार, और पूरब में कहाँ तक है भारत का विस्तार। तो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में किसी भी कंट्री का विस्तार वह उसकी भौगोलिक सीमा होती है। अब उस भौगोलिक सीमा से परे मतलब ऐसा नहीं कि भैया देश भारत है तो हम जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे वो हम अपने देश में ही बेचेंगे, नहीं। यदि उस प्रोडक्ट की मांग किसी विदेश वाले पड़ोस देश को है तो हम उस देश को भी अपनी भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर उसको क्या करेंगे, उसको उस व्यक्ति तक उस सामान को पहुंचा देंगे। बात समझ गए ना। यानी कि एक तरह से देखा जाए हमारे पास जो कंट्री में सामान प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है उसको तो हम अपने देश से किसी दूसरी कंट्री को भेज देंगे, और जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमारे देश में होगी उस प्रोडक्ट को हम उस देश से मंगा लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी भौगोलिक सीमाओं से परे है, नहीं, हम उस देश का कोई सामान यूज नहीं। तो नहीं, आपको याद रखना है भौगोलिक सीमाओं से परे मतलब आप भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर उस चीज़ को क्या करोगे, उस संबंध को क्या करोगे, मानोगे। तो यहाँ पर याद रखना है भौगोलिक सीमा से परे, इतनी लाइन बात समझ में आ गई होगी। तो भौगोलिक सीमा से परे साझा हितों, किसको, साझा हित, ये नहीं कि केवल एक का ही हित हो, दोनों कंट्रियों का हित हो। भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री, यदि कोई देश हमारे यहाँ व्यापार करने उसके व्यापारी आते हैं तो हम कुछ छूट देंगे, उसके बदले में हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे व्यापारी यदि उस देश में जाते हैं तो उनको भी छूट दिया जाए, यानी उनको भी अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो। बात समझ गए। तो भौगोलिक सीमाओं से परे साझा हितों से प्रेरित
विश्व की किसके भौगोलिक सीमाओं से परे साझा हितों से प्रेरित, मतलब साझा हित जिसमें एक दूसरी कंट्रियों के क्या जुड़े हों, साझा हित जुड़े हुए हों। तो साझा हितों से प्रेरित, अब इतनी लाइन समझ में आ गई। तो साझा हितों से प्रेरित कौन है? विश्व की उभरती हुई, ध्यान रखना, विश्व की उभरती हुई, डेवलपिंग होती हुई, मतलब उनमें अभी डेवलपमेंट पूर्ण हुआ नहीं है, अभी डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है। तो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना, विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच या एक समूह है। तो याद रखना है इस चीज को, केवल और केवल क्या, भौगोलिक सीमाओं से परे साझा हितों से प्रेरित विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का, विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का, ध्यान रखना, अर्थव्यवस्थाओं का एक साझा मंच जिसको हम कह दें, वही हमारा क्या कहलाएगा, ब्रिक्स कहलाएगा। तो एक लाइन में यदि कोई कहता है, तो यदि ये लाइन ना निकलती आए, आप इतना याद रखना, विश्व की या यूं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक साझा मंच ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो केवल याद क्या रखना है कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का केवल और केवल एक साझा मंच है, यानी कि जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या करती है, अपनी किसी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ों को एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो याद रखना है, या तो इसको साझा मंच कह दें, या थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का साझा मंच, या कभी कभार विकल्प में दिया रहता है आर्थिक मंच, दोनों सही है। तो याद रखना, विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक मंच, विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था नहीं, केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का एक आर्थिक मंच जिसको कहा गया है ब्रिक्स। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। और ऐसा नहीं है कि बिना लालच के, बिना लालसा के ये कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाई बिना लालच के तो कोई किसी का साथ देता ही नहीं है। यदि रूस इंडिया से जुड़ा हुआ है या इंडिया रूस से जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई लालच तो होगा। इंडिया चाइना से जुड़ा हुआ है, चाइना इंडिया से जुड़ा हुआ है तो कोई ना कोई लालच तो जरूर होगा। तो याद रखना, अपनी लालसा को देखते हुए, अपनी लालसा को देखते हुए भौगोलिक सीमाओं से परे साझा हितों से प्रेरित विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक आर्थिक मंच ही क्या कहलाता है, ब्रिक्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, हम सीधे क्वेश्चनों की ही बात करते हैं कि जो डायरेक्ट जाके पेपर में फंस जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है आपकी इसी के आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो समझते हैं। अगला पॉइंट इसी में यदि कोई कहे तो ये जो ब्रिक्स है, समझते चलना, इस ब्रिक्स में 5 देशों के नाम ही छिपे हुए हैं और आपको दिख ही रहा है, लिखाने की ज़रूरत है नहीं। ये बी से आपका ब्राज़ील हो गया, ये आपका आर से रूस यानी रसिया हो गया, ये आई से इंडिया सब जानते हैं, सी से चाइना यानी चीन हो गया, एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो गया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लिखाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आप लोग जानते हो। यानी कि ये ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप चाहो तो लिख लो। ये आपका क्या है, ये आपका ब्राज़ील है। तो यदि कोई कहता है तो ब्राज़ील हो गया, ये आपका क्या हो गया, रूस, जिस रूस को हम क्या बोलते हैं, रसिया, यानी कि ये, ठीक। तो रूस, चाहो तो आप शुद्ध हिंदी लिख लो भैया, रूस, ठीक है ना। तो रूस, ये आपका क्या हो गया, ब्राज़ील, ये आपका ब्राज़ील है, ये आपका रूस है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडिया, सब जानते हो। ये आपका चाइना, ये आपका साउथ अफ्रीका। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। ये सब कर लोगे, ये तो नाम है केवल, और नाम कभी पूछे नहीं जाते हैं, ये तो आपको याद ही हो जाते हैं। ठीक है, अब याद करिए 2 मिनट, दूसरा पॉइंट। अब बात आती है सबसे पहले
कि वास्तविकता में कि क्या पूरे के पूरे 5 के 5 सदस्य इसका हिस्सा थे, तो नहीं, पूरे के पूरे 5 सदस्य इसका हिस्सा नहीं थे, केवल कुछ सदस्य ही इसका क्या थे, हिस्सा थे। तो सबसे पहले बात आती है इसमें 5 सदस्यों में 5 इसके सदस्य नहीं थे, केवल 4 ही इसके शुरुआती संस्थापक सदस्य थे। यानी कि इस मंच को जो तैयार किया था वो केवल 4 देशों ने मिलकर तैयार किया था, जबकि 5वां देश को बाद में जोड़ लिया गया था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले यह किस नाम से जाना गया, तो ब्रिक नाम से जाना गया। तो शुरुआत करते हैं, वो अभी बाद में देखते हैं कि जो आपका ब्रिक्स है उसमें कौन सा देश आके जुड़ा है। इसके पहले ये थोड़ा और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको समझना है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो सुनिएगा कि वास्तविकता में देखा जाए तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। BRIC, पहले ये क्या था, ब्रिक, यानी कि शुरुआत में ये सबसे पहले ब्रिक था, लेकिन जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। तो साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ने वाला सदस्य था, बाद में जुड़ने वाला एक सदस्य देश था, जबकि संस्थापक सदस्य देश कौन थे, आपका ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो साउथ अफ्रीका आपका ऑप्शन सही होगा। बात समझ गए ना, हर लाइन में सर क्वेश्चन छिपे हुए हैं बहुविकल्पीय, इसलिए बोर्ड पर जो लिखें वो तो ठीक है सर, अच्छी बात है, आप सब कॉपी करोगे, बोर्ड पर जो लिखें वो तो ठीक है, लेकिन जो बोलें उसको बड़े गौर से आपको सुनना है, क्योंकि जो आपको हम बोल रहे हैं वो एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे। तो याद रखना कि ब्रिक्स वास्तव में क्या है, ये ब्रिक शुरुआत इसकी ब्रिक्स से हुई थी, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये 4 संस्थापक सदस्य हैं, जबकि साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा गया। तो 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था, यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ लिया गया था। तो याद रखना, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बस आप सुनिए, अब देखिएगा, अब इसके बाद यदि कोई कहे कि आखिर हमें समझ में ये नहीं आया, अब लोगों के मन में डाउट ये बनेंगे कि हमें समझ में ये नहीं आया कि बार बार आप चिल्ला रहे हो ब्रिक्स, ऐसा क्या है इस ब्रिक्स में, वही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भैया, इतना इम्पोर्टेंट क्यों, वही क्यों है ये इम्पोर्टेंट, ब्रिक्स में आखिर ऐसा क्या है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ब्रिक्स। तो सुनिए, ब्रिक्स आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, ब्रिक्स महत्वपूर्ण, तो बहुत महत्वपूर्ण है ब्रिक्स, उसका रीज़न है, सुनिए। पूरा जो विश्व समुदाय जो आता है, जो पूरा विश्व समुदाय आता है, उस विश्व समुदाय में, यानी कि ये नहीं कि केवल और केवल यही उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं वाले कंट्री, पूरे विश्व समुदाय में जितने देश हैं उसकी जो पूरी विश्व की जो जनसंख्या है, उस विश्व की जनसंख्या का कितना भाग इस ब्रिक्स कंट्रियों में निवास करती है। बात समझ गए। तो याद रखना कि जो ब्रिक्स की, अब समझते चलना आप ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, देखते चलना। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि जो विश्व की जो जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत जनसंख्या केवल इन ब्रिक्स कंट्रियों में क्या करती है, निवास करती है। तो स्वाभाविक सी बात है भैया, आप समझते चलना, स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ तो पूरा आपका विश्व समुदाय है, दूसरी तरफ केवल ये 5 कंट्री हैं ब्रिक्स, और इस ब्रिक्स में, इस पूरे विश्व समुदाय में से 42%, यानी कि इस पूरे विश्व समुदाय में से 42%, ध्यान रखना 42% आपकी क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि विश्व जनसंख्या का परसेंटेज कहाँ पर निवास करता है, इस ब्रिक्स में निवास करता है। यानी कि पूरी जनसंख्या भैया 100% है, उस 100% में से 42% जनसंख्या, 42% पॉपुलेशन, 42% पॉपुलेशन
यानी 42% पॉपुलेशन किसकी, वर्ल्ड पॉपुलेशन की 42% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है या कहाँ रहती है, वह रहती है आपकी किस कंट्रियों में, इन 5 कंट्रियों में रहती है, जो आपका क्या है, जो कंट्री हैं ब्रिक्स के नाम से जानी जाती है। तो याद रखना कि 42%, तो 42% एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी एग्जाम में जब 42% ना दिया हो तो कभी कभार ऑप्शन 43% मिल जाता है, लेकिन यदि 42 और 43 दोनों दिए गए हैं तो आप किसको टिक करोगे, 42 को टिक करोगे। बात समझ गए। तो 42% किसका है, 42% पूरे विश्व जनसंख्या का 42% भाग ही अकेला कहाँ निवास करता है, ब्रिक्स कंट्रियों में निवास करता है। यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन को मिला लिया जाए तो उसका जो प्रतिशत निकलेगा वो 42% निकलेगा पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन में से। अब समझ लो आप भैया, आधे से थोड़ा ही कम तो बचा, तो आधी पॉपुलेशन तो भैया इन 5 कंट्रियों में निवास कर रही है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ लोगों की मांग ज़्यादा होगी, और लोगों की जब डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सप्लाई अधिक होगी, और जब सप्लाई अधिक होगी तो वहाँ पर इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। सीधा सीधा फंडा है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का सीधा फंडा है। जहाँ भैया पब्लिक है ही नहीं, खरीदने वाला कोई नहीं, माल बेचोगे किसको जब खरीदने वाला कोई है नहीं। तुम कहो हमारा माल तो सबसे बढ़िया, भैया हमारा सामान सबसे बढ़िया, हम दुनिया का सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, हम दुनिया की सबसे अच्छी टीवी बनाते हैं, पब्लिक है नहीं कि किसको बेचोगे टीवी। तो ज़रूरत है किसकी, पब्लिक की, क्योंकि पब्लिक ही तो डिमांड करेगी। तो डिमांड यानी कि मांग, डिमांड यानी कि पब्लिक उसकी मांग करेगी, तभी तो आप उसको सप्लाई करोगे। तो सप्लाई कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा सप्लाई इन कंट्रियों में होगी, क्योंकि ये विकासशील हैं भैया। जिनके पास, समझते चलना, जिनके पास विकसित कंट्रियों में जिनके पास ऑलरेडी फ्रिज है, कूलर है, गाड़ी है, टीवी है, सब कुछ है, वो तो विकसित है। अब वो क्या दोबारा से एक बार उसने आपका एसी लगवा लिया, क्या फिर से दोबारा एसी लगवाएगा क्या? जब खराब हो जाएगा तभी लगवाएगा, हो सकता है उसी को सुधरवाता रहे। लेकिन जो विकासशील कंट्री हैं जहाँ पर एसी नहीं है वहाँ पर एसी की डिमांड होगी। बात समझ गए ना, वहाँ पर फ्रिज की डिमांड होगी। तो सप्लाई सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ पर मांग ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मांग ज़्यादा होगी वहाँ पर इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। बात समझ गए। तो इसलिए ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व समुदाय के लिए भी ब्रिक्स क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42% कहाँ निवास करती है, केवल इन्हीं कंट्रियों में निवास करती है। नेक्स्ट सुनो, यदि कोई और कहे, तो यदि कोई कहता है तो इन्हीं 5 देशों की जो जीडीपी की बात की जाए, इन 5 देशों की यदि जीडीपी की बात की जाए तो वह भी जीडीपी एक बड़े उसमें निकल के आती है। और पूरे विश्व समुदाय में, ध्यान रखना, पूरे विश्व समुदाय में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं सकल घरेलू आय, यानी सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, एक होती है आय, एक होता है उत्पाद। तो अपन को अभी हम जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तभी ये फंडा सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप केवल सुन लो, क्योंकि ब्रिक्स महत्वपूर्ण क्यों है, एक ही बिंदु से समझ गए होगे वैसे कि ब्रिक्स महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन चूंकि आपके जो पेपर हैं अब थोड़ा टफ बनने लगा, तो एक से मल्टीपल ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी कि एक से अधिक विकल्प सही होते हैं। तो एक से अधिक विकल्प जब सही होंगे तो किसी एक ही बिंदु पर वह कई सारे प्रश्नों के विकल्प को क्या करेगा, सही करके देगा। तो आपको चयन करके बताना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही है। हो सकता 1, 3, 4 सही हो सकता 1, 2, 3 सही हो। बात समझ गए ना। तो देखिए ब्रिक्स में जो जीडीपी की बात की जाए तो इन 5 देशों की जीडीपी पूरे विश्व समुदाय की जीडीपी की कितनी है, तो याद रखना है कि इसका 23%, मतलब अकेले, ध्यान रखना, जो अकेले यदि बात की जाएगी इसकी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि अकेली 5 कंट्रियों की जीडीपी को मिला दिया जाए तो वो अकेला ही बैठता है कितना, 23%। ये एक बड़ा अमाउंट है, ठीक है ना, ये एक बड़ी डिजिट है। अब इसके बाद यदि बात की जाती है नेक्स्ट की, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो फिर समझिएगा, यदि पूरे विश्व व्यापार यानी कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड की बात की जाए, विश्व व्यापार की बात की जाए, तो ये व्यापार इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, यानी 18%, यानी कि अकेला
पूरे विश्व का व्यापार, पूरे विश्व के व्यापार में से ब्रिक्स में ही अकेला होता है कितना, 18% व्यापार सबसे ज़्यादा यही होता है। तो इसलिए ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि जिसको आप बोलते हो वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि WT, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड आपका क्या कहलाता है, विश्व व्यापार कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक पॉइंट और रह गया, उसको और समझते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या तो 43 या 42% हो गई, लेकिन भूभाग रह गया, यानी कि एरिया रह गया। तो पूरी 5 कंट्रियों को मिलाकर जो एरिया बनता है वो पूरे विश्व समुदाय का कितना % होता है, तो 30% अकेला, 30% अकेला किस में होता है, ब्रिक्स कंट्रियों में। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जो आपका भूभाग, यानी कि जो संपूर्ण क्षेत्र है, जो संपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि जो जहाँ पर आपकी व्यक्ति, यानी कि जो पीपल, यानी कि लोग निवास करते हैं, वो भू क्षेत्र, यानी कि भू क्षेत्र कितना है, तो भू क्षेत्र की यदि बात की जाए तो भू क्षेत्र कहलाता है आपका कितना, 30%। यानी भू क्षेत्र कितना कहलाता है, 30%। यानी कि ब्रिक्स कंट्रियों में पूरे विश्व भूभाग का अकेला कितना % आता है, 30% आता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी अब आप बात समझ गए कि यदि पूरे के पूरे विश्व में यदि हम इन 5 कंट्रियों को छोड़ देंगे तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो इन 5 कंट्रियों को अपनी अर्थव्यवस्था, यानी अपने आप को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में क्या करना है, एक ढालना है। और उभरती हुई अर्थव्यवस्था में अपने हितों को या अपनी लालसा को देखते हुए साझा हितों के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है ना भाई, सीधा सा फंडा होता है व्यापार का, मेरा भी भला और आपका भी भला, दोनों का भला, दोनों आगे बढ़ेंगे। अब भाई एक ही खाता रहे, कोई दूसरे को खाने ना मिले तो समस्या है भाई। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब इसके बाद यदि कोई बात की जाए तो क्या वीडियो लार्ज हो रहा है, तो हम इसको यहीं ब्रेक कर दें। लेकिन सर क्या करें, पढ़ाने में स्टार्ट हो जाता है तो फिर 1 मिनट है ना, देखते हैं लार्ज होता है तो यहीं रोकते हैं।